अगर आज की तारीख में चुनाव होते हैं, देश की जनता से ये पूछा गया तो आप किसे वोट देंगे? 324 सीटें मिलेंगी एनडीए को नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में। ये पिछले मूड ऑफ द नेशन से 19 की कमी है, यानी एनडीए की अप्रूवल रेटिंग घटी है पिछले 6 महीने में। पिछला सर्वे फरवरी में हुआ था, ये अगस्त का है। और इंडिया अलायंस की रेटिंग में 20 की बढ़ोतरी है, 20 सीटों की। उनको 208 सीटें मिल सकती हैं, अन्य के खाते में 11। सीट शेयर से इतर अगर हम वोट शेयर की बात करें तो एनडीए के हिस्से में आ रहा है 47% वोट और इंडिया अलायंस के हिस्से में आ रहा है 41% वोट, यानी वो लगभग इंटैक्ट है। इसके बाद अगर हम भाजपा और कांग्रेस की बात करें तो भाजपा की सीटें और भी घटती नजर आ रही हैं पिछले मूड ऑफ द नेशन के मुकाबले। आज की तारीख में चुनाव होगा तो भाजपा एक बार फिर बहुमत के आंकड़े से पीछे रह जाएगी, उसको 260 सीटें मिलेंगी। ये पिछले एमओटीएन के कंपैरिजन में है, क्योंकि लोकसभा चुनाव के नतीजे के बाद जब अगला एमओटीएन हुआ था तो उनकी अप्रूवल रेटिंग बढ़ी थी। कांग्रेस को 97 सीटें मिलेंगी अगर आज की तारीख में चुनाव होते, अन्य के खाते में 186 जाएंगी। एनडीए की परफॉर्मेंस की बात करें तो ये आपको आंकड़ा स्क्रीन पर नजर आ रहा है। सेटिस्फाइड और अनसेटिस्फाइड, इनके बीच का गैप जो है वो घटा है। 52% लोग सेटिस्फाइड हैं और 27% अनसेटिस्फाइड है। पिछले एमओटीएन में ये 62% था, यानी 10% की यहां गिरावट है। भाजपा और कांग्रेस के वोट शेयर की बात करें तो बीजेपी को 41% वोट और कांग्रेस को 21। ये कांग्रेस की चिंता है कि वो चैलेंजर नंबर 1 तो बन पा रहे हैं, लेकिन जिसके वो मेन अपोनेंट है उन दोनों के बीच सीटों में अभी भी वोट में 20% का ये गैप है। इसके बाद कांग्रेस की एज अ अपोजिशन परफॉर्मेंस की बात करें तो 47% लोग इस परफॉर्मेंस को अच्छा मान रहे हैं कि बतौर विपक्ष कांग्रेस की परफॉर्मेंस अच्छी रही। 7 अंकों का इजाफा है, पिछली बार ये 40% था। एवरेज मानने वाले 32% हैं और खराब मानने वाले 14% हैं। 21 था पहले, ये 14, यानी कांग्रेस की छवि सुधर रही है बतौर विपक्ष। बेस्ट सूटेड टू बी नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर, अगला प्रधानमंत्री होने के लिए सबसे योग्य कौन है? 52% लोगों ने कहा नरेंद्र दामोदर दास मोदी और 25% लोगों ने कहा राहुल गांधी। नरेंद्र मोदी की प्रधानमंत्री के तौर पर परफॉर्मेंस में भी डिप आया है, 62 से 58 आया है और असंतुष्टि का आंकड़ा 21 से बढ़ के 26 हुआ है। इंडिया अलायंस के लिए सबसे अच्छा नेता कौन हो सकता है? 28% ने कहा राहुल गांधी, 8% ने कहा ममता बनर्जी, 6% ने कहा अरविंद केजरीवाल और 7% ने कहा अखिलेश यादव। ये एक इंपॉर्टेंट एंट्री है। अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश से आते हैं और कांग्रेस के बाद यदि सीटों की संख्या के हिसाब से कहें तो वो सबसे बड़ी पार्टी है, देश की तीसरे नंबर की पार्टी है समाजवादी पार्टी। क्या इंडिया ब्लॉक को जारी रहना चाहिए? 63% ने हाँ कहा और 25% ने नहीं। क्या कांग्रेस असली अपोजिशन है? 66% ने हाँ कहा, 27% ने कहा नहीं। कांग्रेस पार्टी को लीड कौन करे? हु इज द बेस्ट सूटेड लीडर? अब इसमें देखिए 38% लोग राहुल गांधी का नाम ले रहे हैं। एक समय पे उनकी वो लोकप्रियता 49% थी पिछले साल अगस्त में जब ये सर्वे हुआ था, फिर 36 पे आई, अभी 38 पे है। प्रियंका गांधी की लोकप्रियता पहली बार डबल डिजिट में आई थी पिछले मूड ऑफ द नेशन में, 11% पे थी, अभी 7% पे है। और यहीं पे ठहर के, पता नहीं गौरव जी आपके पास वो डेटा है या नहीं, जब कांग्रेस की बात हो रही है और पूछा गया कि कांग्रेस को लीड करने के लिए सबसे मुफीद व्यक्ति कौन रहेगा, तब दूसरे नंबर पर राहुल गांधी के बाद प्रियंका गांधी नहीं है, दूसरे नंबर पर हैं सचिन पायलट। ये भी एक बहुत इंटरेस्टिंग फैक्टर है, इसके बारे में भी हम बात करेंगे। तो ये हमारा पहला पोल प्रोजेक्शन है जिसके बारे में आप लोगों ने सुना। राज्यवार में आंकड़े पे अभी नहीं जा रहा हूं, अब मैं इस पर आप लोगों की राय चाहता हूं। नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता अभी भी डिसाइसिव है, लेकिन रेटिंग में कमी आई है और राहुल गांधी की रेटिंग पिछले मूड ऑफ द नेशन के मुकाबले बढ़ी है। यशवंत दादा, सबसे पहले आप बताइए, क्या आपको फर्क लग रहा है? हाउ शुड वी रीड दिस डेटा? देखिए, सबसे बड़ी जो चीज हुई है पिछले 6 महीने में जिसने न्यूज की साइकिल को अटका पटका है, वो ऑपरेशन सिंदूर था।
और हमने अपने ट्रैकर और MOTN के आंकड़े दरअसल निकाले बालाकोट के समय के, क्योंकि हम ये देखना चाहते थे कि दोनों के बीच में अंतर क्या आया क्या नहीं आया। क्योंकि सामान्य रूप से अगर आप देखें तो पाकिस्तान के एक किसी आतंकवादी हमले में और उसके बाद में इतनी बड़ी सैन्य कार्रवाई हुई, आइडियली रेटिंग्स और नंबर प्रधानमंत्री मोदी और भाजपा के बहुत तेजी से ऊपर जाने चाहिए थे आइडियली, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। तो कहीं ना कहीं ऑपरेशन सिंदूर को लेकर के, सीज फायर को लेकर के डिसअपॉइंटमेंट जो था, जो लोगों का मन में उदासी आई एक्चुअली सीज फायर से, वो चाहते थे पाकिस्तान को जम के और पटकनी देना, जो उम्मीदें थी वो बहुत ज़्यादा थी, शायद वो उम्मीदें पूरी नहीं हुई इसलिए उदासीनता का भाव आया। लेकिन हमने जब बालाकोट वाले समय से इसको कंपेयर किया तो दो चीज़ें उसमें महत्वपूर्ण सामने आई। पहली बात, बालाकोट की सर्जिकल स्ट्राइक के बाद में जो जंप था पॉपुलैरिटी रेटिंग का और बाकी चीज़ों का, करीबन 15% था और करीबन 4.5 महीने तक वो सस्टेन किया था। यानी 15% का जंप और 4.5 महीने, ये दो चीज़ें, अवधि और कितना जंप। लेकिन ऑपरेशन सिंदूर का जो जंप स्पाइक आया वो केवल 5% का आया और वो 4.5 हफ्ते भी सस्टेन नहीं कर पाया। तो ये दोनों में बहुत बड़ा अंतर था। और इसमें आप ये कह सकते हैं कि विचित्र बात यह है कि ऑपरेशन सिंदूर का स्कोप और जितना गहरा वो था, वो बालाकोट से भी कम से कम 100 गुना ज़्यादा इम्पैक्टफुल था अगर हम सैन्य कार्रवाई के लिहाज से केवल देखें। लेकिन उसका राजनीतिक जो स्ट्राइक रेट था वो परिणित उसमें नहीं हो पाया। तो उससे एक बात क्लियर है, आपको याद होगा कि जिस समय ऑपरेशन सिंदूर के समय हम लोग पॉलिटिकल स्टॉक एक्सचेंज के लिए रेगुलर ट्रैकर उस समय पे भी कर रहे थे, और जब सीज फायर हुआ था उस समय हमने बोला था बड़ी तादाद में लोग जो है वो मायूस हुए हैं, और जो लोग मायूस हैं सीज फायर से सौरभ, उसमें बहुत बड़ी तादाद भाजपा के और मोदी के समर्थकों की थी। जी दादा, मैं आपको रोक के जरा वो दिखाई देता हूं डेटा ताकि और स्पष्टता रहे। गौरव जी, सवाल पूछा गया कि सीज फायर क्यों हुआ ऑपरेशन सिंदूर के दौरान। 31% ने कहा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद से यह फैसला किया। 29% ने माना कि डोनाल्ड ट्रंप के दबाव में यह फैसला हुआ, और 25% ने कहा कि पाकिस्तान की गुजारिश के चलते यह हुआ। फिर पूछा गया कि आप ऑपरेशन सिंदूर को पहलगाम के हमले के रिस्पॉन्स में किस तरह से देखते हैं। 55% ने कहा मजबूत, 15% ने कहा पर्याप्त, 21% ने कहा कमजोर। सवाल पूछा गया कि क्या एनडीए सरकार की फॉरेन पॉलिसी और भारत की ग्लोबल स्टैंडिंग मजबूत हुई है। क्या एनडीए की फॉरेन पॉलिसी ने ग्लोबल पोजीशनिंग को मजबूत किया है। पिछले MOTN में यह आंकड़ा था 73% का, 6 पॉइंट की गिरावट है, 67% पे आया है, और नो की संख्या बढ़ी है। सवाल पूछा गया कि इंडिया की प्रायोरिटी क्या होनी चाहिए चीन के साथ डीलिंग में। स्ट्रेंथनिंग बॉर्डर सिक्योरिटी, 57% ने कहा कि सीमाओं को मजबूत करना चाहिए, सुरक्षा बढ़ानी चाहिए। ट्रेड के रिश्ते बढ़ाने चाहिए, 22% ने कहा। डिप्लोमेटिक डायलॉग होना चाहिए, 17% ने कहा। क्या भारत को पाकिस्तान के साथ किसी भी किस्म का खेल का रिश्ता रखना चाहिए। 69% का कहना है नहीं, सिर्फ 25% ने हाँ कहा। क्या भारत का वैश्विक प्रभाव बढ़ा है, 60% ने कहा हाँ, 22% ने कहा सेम है, 15 ने कहा कि घटा है। अब ये जो सबसे महत्वपूर्ण आंकड़ा है सर्वे का, क्या ऑपरेशन सिंदूर के दौरान नरेंद्र मोदी सरकार सच बोल रही थी या झूठ बोल रही थी, कितने ट्रांसपेरेंट रहे, कितने ट्रुथफुल रहे। 1/3 जनता मानती है कि सरकार सत्य के साथ नहीं थी, मिली जुली सूचनाओं को छिपाना, ट्रुथफुल नहीं थे, ट्रांसपेरेंट नहीं थी नरेंद्र मोदी सरकार ऑपरेशन सिंदूर के दौरान। 33% का यह मानना है। ये सबसे स्ट्रॉन्ग वर्डेड नो है पूरे डेटा में जो मुझे दिख रहा है। 54% ने हां भी कहा है। ओपिनियन ऑन इमर्जिंग नेक्सस बिटवीन चाइना, पाकिस्तान एंड बांग्लादेश, 48% ने कहा चिंता का विषय है, 24% ने कहा थोड़ा बहुत, 8 ने कहा बिल्कुल भी नहीं, बहुत कम, और 12% ने कहा बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता है। अब आप बताइए, ये दो आंकड़े अब हमारे सामने हैं। बिल्कुल, आपने जो नेगेटिव जिस तरफ इशारा किया, मैं उसी तरफ जा रहा था कि जिन जिन जगहों पे इन सवालों में आपको मायूसी, उदासी, नाराजगी दिखाई दी सौरभ जी, सामान्यतः सरकार से नाराजगी का सबब आता है जो विपक्ष के समर्थक होते हैं उनकी ओर से। इस सीरीज में जितने भी सवाल आपने दिखाए, इसमें जो उलट बांसिया है वो ये है
कि ये मायूसी, ये चिंता का सबब, ये नाराजगी दरअसल विपक्षी मतदाताओं से कम और भाजपा के समर्थकों से ज्यादा आ रही है। और उसका अच्छा और बुरा इंपैक्ट राजनीतिक रूप से दोनों हो रहा है। नंबर एक, रेटिंग्स जो गिरी वो इसलिए गिरी क्योंकि नाराजगी थी, उदासी थी। लेकिन रेटिंग्स जितनी गिरी 10%, जैसे आपने एनडीए सरकार की रेटिंग का आपने दिखाया वो गिरा, वो विपक्ष की रेटिंग उसी अनुपात में बढ़ा नहीं रहा है। इसका मतलब बहुत साफ है कि वो मोदी से, एनडीए सरकार से, भाजपा सरकार से नाराज हैं, लेकिन वो पूरा लॉक स्टॉक एंड बैरल को स्विंग होकर के राहुल गांधी की रेटिंग को बढ़ा रहे हैं, कांग्रेस की रेटिंग को बढ़ा रहे हैं, उसी अनुपात में ऐसा नहीं हो रहा है। तो कहीं ना कहीं आपको ये ध्यान देना पड़ेगा, हमको भी ये ध्यान देना होगा कि ये नाराजगी क्या इस भर की है कि हम अभी नाराज हैं, हम उदास हैं, हम घर बैठ जाएंगे, हम बाहर नहीं निकलेंगे, क्या ये इस स्तर तक पहुंच रही है कि न केवल हम नाराज हैं बल्कि हम बाहर निकलेंगे और सत्ता परिवर्तन के लिए हम कुछ करेंगे? ये दोनों अलग अलग विषय होते हैं, ये बहुत हमें ध्यान रखने की जरूरत है। राहुल श्रीवास्तव जी, दो सवाल हैं। नरेंद्र मोदी की अप्रूवल रेटिंग घटी है और राहुल गांधी की अप्रूवल रेटिंग बढ़ी है, क्या वजह है इन दोनों की? देखिए सौरभ, आई थिंक यशवंत जी का जो सर्वे है, इसके डेटा का जो मैसेजिंग है वो इट्स टोटली इन सिंक विद कि पॉलिटिक्स इस समय पे किस जगह बैठी हुई है और किस करवट बैठी हुई है। देखिए, यशवंत जी ने कहा बिल्कुल जो सटीक बात कि ऐसे समय पे जब एक स्ट्राइक हुई पाकिस्तान के खिलाफ, उसके बावजूद रेटिंग में बंप नहीं आया, नीदर इन टर्म्स ऑफ क्वांटिटी नॉर इन टर्म्स ऑफ सस्टेनेबिलिटी, इन टर्म्स ऑफ द ड्यूरेशन ऑफ इट। कारण उसका यह है, वन, कि उसकी न्यूनेस चली गई थी। जो हमारा रिस्पॉन्स था, इट वाज अगेन सिमिलर टू व्हाट बालाकोट व्हाट इट वाज, यानी क्वांटिटी में ज्यादा था, बड़ा था ज्यादा। इसमें एक प्रॉब्लम जो दिख रही है कि बीजेपी के जो ब्रॉड सपोर्टर है, उनमें एक बड़ा वर्ग है जो बीजेपी की इस एक्सरसाइज को भी क्रिटिसाइज नहीं कर रहा है, वो बीजेपी का कोर वोटर है। किसी भी पार्टी के वोट में लेयर्स होती हैं वोटर के, जो सपोर्ट के लेवल्स या डिग्री को डिपिक्ट करती हैं। तो जो हार्डकोर वोटर है वो उस पर उतना इंपैक्ट नहीं पड़ता, मगर एक वोटर है जो कि नया वोटर है, अभी जुड़ा है, पूरी तरह नहीं जुड़ा है, उस सेगमेंट में एक जस्टिफिकेशन नहीं दिया गया, मिला उसे। जैसे ट्रांसपेरेंसी नहीं थी, बहुत दिनों तक नहीं पता था, पाकिस्तान कुछ कह रहा है, विपक्ष कुछ कह रहा है, ट्रंप कुछ कह रहे हैं। ऑल दैट लेड टू अ फीलिंग, और मैं कहूंगा कि जो नया आता है वो ज्यादा जोर का रिएक्शन या एक्शन चाहता है। इस वोटर में क्या हुआ है कि इस डेमोग्राफी को आदत पड़ गई है या चस्का पड़ गया है कि ज्यादा एक इमोटिव हाई मिलना चाहिए उसे। वो इमोटिव हाई जो है वो ये ऑपरेशन सिंदूर उसको नहीं प्रोवाइड कर पाया। इसके कारण से ये डिक्लाइन आया कि उससे उतना ज्यादा बंप नरेंद्र मोदी को नहीं मिला। ये बात भी याद रखनी चाहिए कि आज अगर नरेंद्र मोदी सिटिंग एट अबव 50 रेटिंग, 55, 56, 58 की अगर रेटिंग पे बैठे हैं, 11 साल बाद, एंटी इनकम्बेंसी डीएनए में होता है डेमोक्रेसी के या किसी भी पॉलिटी के, 11 साल बाद एक लीडर अगर इस लेवल पे बैठा है, तो देयर इज समथिंग वेरी क्रेडिबल अबाउट हिम, यानी जो वो कर रहा है। लेकिन ये बीजेपी के लिए वार्निंग साइन है। देखिए कि किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के लिए 5-6 बेसिक एलिमेंट हुआ करते हैं जो उसको इन वोग रखती है। एक होता है कैरिज्मेटिक लीडर, दूसरा होता है रिसोर्सेज एट डिस्पोजल, कम्युनिकेशन, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, ऑपोजिशन इन डिसेरे, ऑपोजिशन कितना अव्यवस्थित है। अब उसमें अगर लिया जाए तो नरेंद्र मोदी की जो रेटिंग थोड़ी डिप करी है, मैं ये कहूंगा कि जो फरवरी के एमओटीएन से कंपैरिजन हो रहा है, वो मैं थोड़ा सा उसको, मेरी प्रॉब्लम यह है कि हम जब एक सर्वे करते हैं तो हम प्रोजेक्शन देते हैं लोकसभा का, लेकिन जब फरवरी का उस समय पे आया था सर्वे, आई डोंट नो वेदर यशवंत विल एग्री विद मी, राजदीप विल एग्री विद मी, कि उसके अंदर महाराष्ट्र जैसे जो बीजेपी को हाई मिले थे उसका एक फुटप्रिंट दिख रहा था।
इस कारण से फरवरी से उसे कंपेयर करना मुझे थोड़ा सा वो प्रॉब्लमेटिक लगता है कंपेयर टू लोकसभा 24 इलेक्शन से अगर देखा जाए तो जो बेसिक एलिमेंट्स जो थे वो एलिमेंट्स बरकरार रह रहे हैं। देखिए मैं क्यों कहता हूं कि अगर नरेंद्र मोदी की रेटिंग में एक जंप का आया था तो नरेंद्र मोदी की इमेज थी जिसको ऑपोजिशन कॉन्स्टेंटली अटैक कर रहा है। नरेंद्र मोदी के खिलाफ ऑपोजिशन डेफिनेटली स्लाइटली मोर ऑर्गेनाइज्ड। राहुल गांधी इज लुकिंग मच मोर ड्रिवन एज ए लीडर who is there on the ground, जो जमीन पे दिख रहे हैं compared to at one time what he used to be। 24 में भी देखिए उनकी जो भारत जोड़ो यात्रा थी उसका एक इम्प्रिंट दिखाई दिया था कांग्रेस और विपक्ष के उस रेटिंग में। उन्होंने जो स्लोगन पकड़ा था संविधान वाला उसका एक सेगमेंट में इंपैक्ट हुआ था। अब इसी में अगर देखिए तो बीजेपी की पॉलिटिक्स में हिंदुत्व है, नेशनलिज्म है। हिंदुत्व राम मंदिर का इंपैक्ट उतना नहीं रहा। ये इमोटिव अपील्स की एक प्रॉब्लम होती है, वो एक काट की हांडी की तरह से उड़ता चढ़ता है लेकिन थोड़ा गिरता है, उसके बाद में एक टाइम आता है। नेशनलिज्म और हिंदुत्व में अगर कमी आई, देखिए सिंदूर के बाद नहीं आपको इंपैक्ट दिखा। एक लाभार्थी फैक्टर है सौरभ, एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर ये आ रहा है बीजेपी के लिए परेशानी का सबब कि अगर हमें लाभार्थी के 100 लोग माने के लाभार्थी हैं, उसके अंदर से माइनॉरिटी के जो लाभार्थी हैं वो बीजेपी के वोट नहीं करते। कॉन्स्टिट्यूशन 400 पार कॉन्स्टिट्यूशन में बदलाव करके रिजर्वेशन हटाया जाएगा, उसके कारण से एक दलित वर्ग जो है बीजेपी को लेकर के सशंकित है। तो आप ये समझिए कि कम से कम देश का जो लाभार्थियों का बुके है पूरा, उसमें करीब 25% 30% ऐसा है जो कि बीजेपी से ऑलरेडी विड्रॉन है। उसके अलावा आता है कि मिडिल क्लास एक ऐसा वर्ग है जो कि लाभार्थियों के लिए सरकार की जेब में पैसा डालता है। ये वर्ग जो है वो कहीं ना कहीं उसकी जो चैलेंजेस हैं उसको बीजेपी इकोनॉमिकली एड्रेस नहीं कर पाई है, और इकोनॉमिकली उसको एड्रेस ना करने के कारण यह वर्ग देख रहा है कि हमारे कारण बीजेपी लाभार्थी पैदा कर रही है और वोट की लाभार्थी बन रही है, हम कब लाभार्थी बनेंगे, ये एक एलिमेंट आ जाता है जी। इस कारण से मैं कहूंगा कि बीजेपी क्राइसिस। राहुल गांधी पे छोटा सा मैं बता दूं, राहुल गांधी कैंपेन अच्छे लीड कर रहे हैं। भारत जोड़ो यात्रा थी या इस टाइम पे जो बिहार में स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन के लिए वो कर रहे हैं, लेकिन मैं ये उसमें कहूंगा कि राहुल गांधी की एक प्रॉब्लम यह है कि जब वो बिहार में जा रहे हैं तो बिहार में मूलभूत इशू जो कोर इश्यूज हैं वो एसआईआर नहीं है। एसआईआर की भी एक प्रॉब्लम यह है कि एसआईआर मुझे एक कंसोलिडेशन एक्सरसाइज ज्यादा लगता है देन एन एक्सरसाइज टुवर्ड्स गेटिंग न्यूअर वोट। क्यों कह रहा हूं मैं ये कि जिन्होंने 30% 37-38% ने जिन्होंने बीजेपी के लिए पिछली असेंबली में वोट किया था एनडीए के लिए, उसको नहीं लगता वोट चोरी हुआ। जो उनके खिलाफ था उसको लगता है कि वोट चोरी हुआ। उनके कैंपेन में एक टॉप डाउन कैरेक्टर है कि वो एक इशू को पकड़ते हैं और चाहते हैं कि जनता उनके पीछे आ जाए। मुझे लगता है कि उस जो फायदा वो नहीं उठा पा रहे बीजेपी या नरेंद्र मोदी के डिक्लाइन का, उसका कारण यह है कि यूजुअली नेता आगे तब बढ़ता है जो वो जमीन से मुद्दा उठा करके ऊपर ले जाता है। आई थिंक रफाल चौकीदार चोर है। यू लुक एट द स्ल्यू ऑफ इश्यूज राहुल गांधी जो पकड़े हैं वो ज्यादातर ऊपर से नीचे लाए गए हैं, नीचे से ऊपर नहीं लाए गए जी। इसीलिए महंगाई और रोजगार ये और व्यवसाय की स्थिति ये ज्यादा प्रभावी मुद्दे हो सकते हैं, ऐसा लोग मानते हैं। पंकज झा जी, ये जो पूरे आंकड़े सामने आ रहे हैं इस पे आपकी टिप्पणी। देखिए, एक बात जो है समझने की, वो ऑपरेशन सिंदूर वाला मसला जो है बीजेपी के में जो कह रहे थे राहुल जी ने, वो लाभार्थी वाला, मुझे नहीं लगता कि लाभार्थी वाला मुद्दा इतना बड़ा रहा होगा जिसकी वजह से वोट शेयर तो यशवंत जी ऑलमोस्ट बराबर ही है उसमें। अगर देखें, ये है कि राहुल गांधी का ग्राफ बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि आप किसी से भी बात कर लीजिए, विपक्ष में कंसिस्टेंसी की बात जो होती थी, राहुल गांधी को लेकर कहा जाता था कि बीच में विदेश चले जाते हैं, अचानक से शुरू करते हैं, छोड़ देते हैं। बीते दिनों में अगर आप देखेंगे तो लगातार कंसिस्टेंट रहे हैं वो, जहां भी जाते हैं, पार्लियामेंट में हो, कोई दूसरी जगह हो, अभी बिहार में है। वो राहुल जी कह रहे थे कि बेरोजगारी और तमाम दूसरे मूलभूत मुद्दाओं पर नहीं है, लेकिन इस मुद्दे पर है। दूसरी बात, जो सबसे बड़ी बात जो समझ में आ रही है कि बीजेपी के लिए जो राष्ट्रवाद है, जिसमें हिंदुत्व भी मिला हुआ है और एक राष्ट्रवाद, दोनों का जो कॉकटेल बनाया है उसने,
ऑपरेशन सिंदूर में जिस तरीके से हाइप क्रिएट किया गया था, उसमें जिस तरीके से बीजेपी की तरफ से पिच तैयार किया गया था कि किस तरीके से धर्म मजहब को लेकर के पूछा गया और मारा गया, बिल्कुल एक तरह से नैरेटिव बना था। तो लग रहा था कि ऐसे जिस तरीके से कहा गया था कि पाकिस्तान में घुस के मार देंगे, इस तरह की चीजें कही भी गई थी, और जब निकला तो फुस बम हो गया, जो बिहार में कहते हैं ना सुतली बम, तो सुतली बम टाइप का हो गया। उसमें भी एक लोगों की, ये आप अगर जाएंगे उस दौरान सोशल मीडिया में ना, तो जो बीजेपी के जो हिंदुत्व के मतलब एग्रेसिव हिंदुत्व जो ब्रिगेड है ना, वो खुल के एक तरीके से बुराई कर रही थी और बिल्कुल मोदी तक पर चढ़ गई थी। आप उस वक्त अगर देखें, मुझे लगता है उसका बड़ा नुकसान हुआ है। उसकी वजह से ग्राफ मुझे गिरता हुआ इसमें जो थोड़ा बहुत दिख रहा है, उसकी वजह से हो सकता है। ओके, राजदीप जी। देखिए सौरभ जी, इस तरह के पोल में एक दुविधा होती है कि आप किस दृश्य से देख रहे हैं। अब अभी आपने कहा कि प्रधानमंत्री का ग्राफ कमजोर हुआ है या कम हुआ है। पिछले चुनाव में 62% सेटिस्फेक्शन लेवल था, अब 58% हुआ है। पर वहीं आप जब सवाल पूछते हैं कि आपके लिए अगला प्रधानमंत्री कौन होना चाहिए, मोदी जी 58% पे हैं और राहुल गांधी 25% में, यानी 33% का गैप अभी भी है। आप जितने भी मूड ऑफ द नेशन पोल लीजिए, जब से नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बने, मैं पूरे आंकड़े देख रहा था, केवल अगस्त 2021 में कोविड 2.0 के बाद मोदी जी का ग्राफ बहुत गिर गया। 66% से वो 24% सेटिस्फेक्शन लेवल था उस समय, वो शार्पेस्ट ड्रॉप था। बाकी आप जितने भी पोल लीजिए, नरेंद्र मोदी जी की लोकप्रियता काफी मजबूत रही है, जो बड़ी बात है। अगर आप 11 साल रहे हैं, एंटी इनकम्बेंसी तो होती है, इसके बावजूद मोदी जी की लोकप्रियता में इतना बड़ा कोई ड्रॉप नहीं हुआ है। ड्रॉप कहां हुआ है? जो असली ड्रॉप हुआ है एनडीए में। एनडीए की सेटिस्फेक्शन, यानी सरकार, आप मोदी जी और सरकार को अलग तरीके से देखिए। मोदी जी अभी भी देश के नेता नंबर 1 है, लेकिन एनडीए का ग्राफ जो है 6 महीने से 62% सेटिस्फेक्शन लेवल से 52% आ गया। 10% की गिरावट हो गई है। और अन्य मुद्दे अगर आप देखें, आप उस पर आएंगे, आर्थिक मुद्दे, 70% लोग कह रहे हैं कि बेरोजगारी का प्रॉब्लम बहुत सीरियस है, 70%। और ये टैरिफ आने के पहले जो ट्रंप के टैरिफ आ रहे हैं, उस पे भी 63% सौरभ जी कह रहे हैं कि ये जो टैरिफ का मुद्दा है वो बड़ा गंभीर मुद्दा है। सरकार के साथ है, 60% से रहे अमेरिका को आप जरूर टक्कर दीजिए, लेकिन 63% कंसर्न है। देखिए, ऐसे माहौल में मुझे लगता है मोदी जी नेता नंबर 1, एनडीए सरकार पर सवाल, और विपक्ष पूरी तरह से एंटी इनकम्बेंसी सेंटिमेंट को कैश नहीं कर पाई है। आप कब कैश करते हैं सौरभ? जब नए वोटर्स या जिन वोटर ने पिछले 3 आम चुनाव में बीजेपी को वोट दिए, वो आपकी तरफ आते हैं। मैं देख रहा हूं कि एक फिगर फ्रोजन है ऑलमोस्ट 38 से 42% बीजेपी और ज्यादातर सहयोगी। इस चुनाव में 45-46 तक गए, बीजेपी का खुद 40-41% है, और कांग्रेस प्लस उनके एलाइज 20 और 25% में रहते हैं। यानी एक तरह से आप कहिए, एक जो वर्ग है 20 और 25% में रुका हुआ है, दूसरा 38 से 42%। ये बहुत बड़ा गैप है। देखिए, हमें चुनाव को अलग करना चाहिए। चुनाव में इस पोल में अगर हम देखें, आज अगर चुनाव हो, साफ कह रहा है कि अभी भी बीजेपी पार्टी नंबर 1 है और बहुत बड़ा गैप है। लेकिन जब मुद्दों पर आते हैं, खास करके आर्थिक मुद्दों पर, तो सरकार पर सवाल उठ रहे हैं। अब विपक्ष की कमजोरी क्या है? इस सर्वे में भी नजर आता है कि लोग पूरी तरह से अभी तक कॉन्फिडेंट नहीं है। मजबूत विपक्ष चाहते हैं। 63% लोग कह रहे हैं कि इंडिया अलायंस रहना चाहिए, लेकिन क्या उनमें वो कॉन्फिडेंस है कि जो सरकार की कमजोरियां हैं, फिर वो बेरोजगारी हो या अन्य मुद्दे हो, ट्रंप का टैरिफ हो, या आज ऑपरेशन सिंदूर को लेकर क्या हमने वाकई मुंह तोड़ जवाब दिया, विपक्ष क्या करेगा? अगर विपक्ष सरकार में होता तो विपक्ष क्या करेगा? तो विपक्ष की विश्वसनीयता, देखिए, ये 10 साल से अगर कोई व्यक्ति 50% प्लस हो, यानी लोगों ने उनके साथ एक कनेक्शन बना लिया है, यानी एक मोदी वोटर बन गया। मैं उसे मोदीत्व कहता हूं। एक तरफ हिंदुत्व आता है, दूसरी तरफ राष्ट्रीयता आती है, जिसी तरह से आप देख लो, और तीसरी तरफ मोदी की खुद की पर्सनालिटी। ये तीनों का मिश्रण मोदीत्व बनाता है और वो एक वोट बन गया है। तो हर मूड ऑफ द नेशन में देख रहे हैं कि वोट तो मजबूत है। अब आप कह रहे हैं कि राहुल गांधी का ग्राफ बड़ा है, लेकिन खास करके विपक्ष के वोटरों में
जब तक वो नए वोटर नहीं ला पाएंगे, कांग्रेस और विपक्ष की सबसे बड़ी दुविधा अभी भी क्या है, नए वोटर क्या आप अपनी तरफ लाएं। 2024 में एक नया वोटर आपको मिला, दलित वोटरों में एक 5% का इजाफा आया, जिसे आप संविधान फैक्टर कहिए, जो भी कहिए। लेकिन उसके अलावा अगर आपको चुनाव जीतने, और ये चुनाव की बात है, चुनाव की बात जहां तक है, मूड ऑफ द नेशन क्लियर है कि अभी भी नरेंद्र मोदी और एनडीए पार्टी नंबर 1 है। लेकिन जैसे आप मुद्दों पर आते हैं, सरकार पर सवाल उठने लगे हैं, और यहां मुझे लगता है विपक्ष एक कहीं ना कहीं गलती कर लेता है। जितना आप मोदी जी को पर्सनली टारगेट करते हैं ना, जब आप मुझे टारगेट कभी कभी करते हैं सौरभ, और कहते हैं कि राजदीप जी आप विक्टिम कर रहे हैं, आप मोदी जी को भी विक्टिम बना रहे हैं। उसी तरह से अगर आप मुद्दों पर एक मॉडल लोगों के सामने रखें कि यह सरकार ये नहीं कर पाई, लेकिन हम अगर आए तो ये कर पाएंगे। जैसे बिहार की बात है, पिछले चुनाव में तेजस्वी यादव कहां थोड़े आगे आ गए। उन्होंने कहा अगर मैं चुनाव बनूंगा तो ये जो बेरोजगारी का प्रश्न है इसके लिए ये मैं करूंगा। आपको एक पॉजिटिव एजेंडा भी देना पड़ेगा। ये मुझे लगता है ये पोल से साफ है। एक मैसेज है इस पोल में कि मौका है आपके पास कि ये देखिए, मोदी जी जनवरी 2023 के मूड ऑफ द नेशन में 72% पॉपुलैरिटी थी, 72%। 2024 में मुश्किल से उनको मेजॉरिटी मिली, मुश्किल यानी खुद तो नहीं मिली, अलायंस में मिली। यानी देखिए पोल बदलता रहता है, मौके मिलते हैं। कोविड 2.0 के बाद विपक्ष के पास पूरा मौका था कि आप सरकार को घेर लीजिए, लेकिन मोदी जी ने वैक्सीन लाया और धीरे धीरे उनके पॉपुलैरिटी ग्राफ फिर से बढ़ी। अभी भी मौका है विपक्ष के पास, अगर आप दिखा पाए कि जो लोगों की परेशानियां हैं, आम आदमी की परेशानियां हैं सौरभ, ये ऑल इज वेल सब चंगासी केवल टीवी स्टूडियो में चलता है। असली हमारे पोल आप ये पोल देख रहे हैं, और एक पोल इसी हफ्ते हमारे समूह ने किया है, बिजनेस टुडे का पोल। बिजनेस कॉन्फिडेंस इज एट 11 क्वार्टर लो, 11 क्वार्टर में सबसे लो है। डिमांड बहुत कमजोर है, लोग अपना पैसा इन्वेस्ट नहीं कर रहे हैं, लोगों की आमदनी स्टैटिक है। एक ऐसे माहौल में आपको दिखाना पड़ेगा इस सरकार को क्या करेंगे, इसलिए सरकार जीएसटी रिफॉर्म, इनकम टैक्स लॉ वगैरह की बात कर रही है। विपक्ष को भी दिखाना पड़ेगा। देखिए ये चैलेंज विपक्ष के पास है, मौका जरूर है, लेकिन यह पोल दिखाता है कि अभी भी ज्यादातर लोग इस देश के नरेंद्र मोदी जी पर अपना विश्वास रखते हैं। हां, ऑपरेशन सिंदूर में उनको उतना फायदा पब्लिक परसेप्शन में नहीं मिला, इसके लिए ज्यादातर मुझे लगता है ट्रंप ने जो बार बार सीज फायर की ऐलान किया वो लोगों तक पहुंच गई है। 1 in every 3, 29% काफी है, यानी 1/3 लोग समझते हैं डोनाल्ड ट्रंप ने सीज फायर करवाई, और सरकार की कम्युनिकेशन स्ट्रैटेजी कहीं कमजोर पड़ गई। हम मीडिया वालों ने उसको साथ, मीडिया वालों और सरकार ने मिलकर जिस तरह से कराची में जाएंगे, लाहौर जा रहे हैं, ये फलाना ये हो रहा है, उसका लोगों पर आपने इतने एक्सपेक्टेशंस ऊपर कर दिए, वो नहीं मेजर अप कर पाए। लेकिन आई डोंट सी अ मेजर चेंज, कोई ड्रामेटिक चेंज मुझे नजर नहीं आती कि अरे बाप रे मोदी जी का ग्राफ गिर गया। ये जो हेडलाइन कभी कभी हो जाती है ना हमारे देश में, इसमें सिर्फ एक चीज है जो सत्तारूढ़ दल के लिए सबसे ज्यादा कंसर्निंग है। हाँ। कि 1/3 लोग ये मानते हैं कि ऑपरेशन सिंदूर के मामले में सरकार ट्रुथफुल और ट्रांसपेरेंट नहीं रही है। ये जब हम राहुल जी या आप लोग गिना रहे थे कि ये जो क्या कॉकटेल है, विनिंग कॉकटेल जी, हिंदुइज्म, नेशनलिज्म, और नेशनलिज्म में हिंदू आइडेंटिटी के अलावा दूसरी चीज वो क्या जोड़ते हैं, नेशनल प्राइड एंड नेशनल सिक्योरिटी, जी। एंड थर्ड थिंग द फ्लरिशिंग इकोनॉमी, जीडीपी, है ना, गवर्नेंस, और ये सारी चीजें हैं ना। उसमें जब आपका एक सिटाडेल ब्रेक हो रहा है परसेप्शन के लेवल पे, जो बालाकोट का आपने जिक्र किया, मतलब 2019 के चुनाव में सबसे बड़ा जो उनको एज था, आप ट्रैकर देखिए, बालाकोट से पहले के ट्रैकर देखिए, बाद के ट्रैकर देखिए, एक बड़ा डिफरेंस दिखता है। नहीं, पर इसमें मीडिया की भी कमजोरी है ना। जिस तरह से मीडिया ने लोगों को कहा कि हम कराची पहुंच गए हैं, इस्लामाबाद पहुंच रहे हैं, मुनीर को हटाया जा रहा है, एक्सपेक्टेशंस आपने बढ़ा दी, और सरकार ने उस समय, अगर सरकार कुछ अपनी कम्युनिकेशन स्ट्रेटेजी इंप्रूव करती तो कुछ होता। अब आप देखिए एशिया कप, इसी पोल में कहा गया है कि आप भारत ने 69% कह रहे हैं पाकिस्तान के साथ मत खेलिए। अब आप जा रहे हैं खेलने, अब लोग तो सवाल पूछेंगे ना। वही जो बीजेपी, जो यशवंत ने बड़ी इंपॉर्टेंट बात की, ये उदासीन वोटर को, नाराज मैं नहीं कहता, उदासीन दुखा है लेकिन टूटा तो नहीं है, उम्मीद का दामन छूटा तो नहीं है। बिल्कुल, चलिए नेशनलिज्म का, बट इसी आपने कहा कि 3 एक नेशनलिज्म का पिलर है,
दूसरा पिलर उसके है कि इकोनॉमिक हम प्रोग्रेस कर रहे हैं। पर Governance and economic growth। अगर मेरी नौकरी कल चली जाए, एक्सपोर्ट्स अगर खत्म हो जाए, बिल्कुल, ये अगले ट्रैकर में सब- दिखेगा अभी, ट्रेड का जो इम्पैक्ट तो है। ये जी। मुझे लगता है सरकार के लिए चेतावनी है, लेकिन वहीं विपक्ष के लिए एक अपॉर्चुनिटी है। बिल्कुल।